एप फ्री अपनों की चाल। सीक्रेट एमिरजादा एपिसोड 3। अपनों की चाल। शनाया के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शनाया तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। अहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ शनाया? किसका फ़ोन था? अहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिसे शनाया ने पढ़ा था। तभी शनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। इसी मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छिन गया। दादाजी ने कहा है कि अब वे मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर अहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में शनाया ने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही कहा, मैंने कहा न कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूँगी। तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फ़ोन पर नहीं हो सकता। अहान की बात पर शनाया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। तभी अहान ने कहा, शनाया सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसा ही समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके भी आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर लो। शनाया अपनी जगह से घूमी और अहान के पास आकर बोली, ओह तो आप अपने आप को बड़ा तीसमारखा समझते हैं। क्या करेंगे आप? जवाब में अहान ने कहा, मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया उसे घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर अहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ हूँ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना है और ये हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंडओवर कर दिया है, वही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर में रह सकती हो। इस पर शनाया ने कहा, मगर दादाजी ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूँगी। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नज़र शनाया को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर अहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कज़न था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस अंपायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। अहान और शनाया अब म्युनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक गई। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओह अप्रूवल के लिए आई हो, मगर कुछ नहीं हो सकता शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और अहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहां पर कोई मीटिंग चल रही थी जब शनाया वहां पहुंची। शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वो शख्स सर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? अहान सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर शनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई, मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। अहान और शनाया ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कामिनी तुम यहाँ? जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, हाँ मैं यहाँ यहीं तो काम करती हूँ मैं, और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ये मेरा पति है शनाया। शनाया एकदम से भौचक्की होकर कामिनी की तरफ देखने लगी। तभी कामिनी ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो, न तो करवा लो अपना काम जिससे भी करवा सको। इतने में शनाया बोल पड़ी, कामिनी जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, मैं ना समझ थी, प्लीज़ उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कामिनी उसकी बात काटकर बीच में ही बोल पड़ी, मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर शनाया ने कहा, कामिनी वो मेरी नासमझी थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ।
पूरा स्टाफ और अहान भी उनकी बातें सुन रहा था। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। शनाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? कामिनी ने एक नज़र अहान की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारा पति है ना? इसी ने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं शनाया। ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है, और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। शनाया ने गुस्से भरी धीमी आवाज में कहा, कामिनी तुम गलती कर रही हो। जवाब में कामिनी एक ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी, शनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कामिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है शनाया। बेबसी से शनाया ने अपने होंठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, उफ़, शायद काम नहीं हुआ, सो सैड, अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नज़रों में अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ, अब निकम्मी बीवी। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि अहान उसके साथ वापस नहीं आया है। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था, और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था, और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर कामिनी बाहर आई और शनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहाँ पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मेरे लिए मेरा बदला ज़्यादा ज़रूरी था। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ गई। इधर अहान जैसे ही बाहर आया तो शनाया उसे घूरकर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या हैं अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ? अहान अपना सर झुकाए सुनता रहा, फिर शनाया रुंधे हुए गले से बोली, चलो अब यहाँ से। इतना कहकर शनाया आगे बढ़ गई। शौर्य अहान को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में अहान ने अपना चेहरा उठाया और शौर्य को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तू तो क्या कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस पर शौर्य ने कहा, ओह लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना, मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। अहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर अहान आगे बढ़ गया। जल्द ही अहान शनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज हमारे पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम अहान के साथ आ जाना। ये सुनकर शनाया खुशी से बोली, जी दादाजी थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर शनाया ने फ़ोन रख दिया। अहान उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया चहकते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सख्त सा चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। अहान भी अंदर ही अंदर काफ़ी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहाँ नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। अहान ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने कहा, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे जो मुझे पसंद नहीं आए, तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर शनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी शनाया के मोबाइल पर शगुन का कॉल आने लगा, जिसे शनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज़ आई, शनाया ये शॉपकीपर कह रहा था कि तूने अहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये क्या चल रहा है? जवाब में शनाया ने कहा, मैं अहान के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? फ़ोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहकर शनाया ने फ़ोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। अहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था अहान को, वो भी नहीं किया इसने, आजकल बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा जा रहा है।
जवाब में शौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शगुन ने सवालिया नज़रों से शौर्य की तरफ देखा। आखिर क्या प्लान आया है शौर्य के दिमाग में? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। एप 4 आहान का हंगामा, सीक्रेट एमीरजादा, एपिसोड 4। आहान का हंगामा। शौर्य की बात सुनकर शगुन उसका चेहरा देखती रह गई। तभी शौर्य ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शनाया और आहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी आहान की ही होनी चाहिए। इस पर शगुन ने पार्टी में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये? तभी शौर्य की नज़र शनाया पर पड़ी, जो अब आहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी, और फिर शगुन के पति गौरव ने जब शनाया को वहां अकेला देखा तो उसी तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसीलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को ज़रा भी भाव नहीं देती थी। तभी शगुन ने आहान की तरफ देखकर शौर्य से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा, ये शनाया कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर शौर्य ने कहा, कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है ये तो, फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ा ऊंचे आवाज में कहा, अरे आहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओह, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहां मौजूद आसपास खड़े कई लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहां पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए आई और बोली, अरे जीजाजी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजाजी घर जमाई है तो क्या हुआ, आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप अपने बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? शगुन की बात पर शौर्य एक ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, लेकिन शगुन क्या तुम्हें लगता है कि शनाया इनसे प्यार करती है? जवाब में शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इस पर शौर्य ने कहा, वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहां कोने में शनाया किसी और के साथ है। शगुन और आहान ने उस तरफ देखा जहां शनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। शगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, शनाया को कम से कम यहाँ तो आहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर शगुन ने आहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजाजी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए शगुन ने शराब का ग्लास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर शौर्य ने अपना ग्लास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओ कम ऑन आहान, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने ज़बरदस्ती वो ड्रिंक आहान के मुंह में उड़ेल दी। मना करते करते भी आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना ग्लास हटाया तभी शगुन ने अपना ग्लास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जीजाजी? चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर इनके जिद के आगे आहान की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मज़े लेते हुए देख रहे थे। अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, ये किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा, आज ये सब के बारे में बताएंगे। क्यों जीजाजी, बताइए ना। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसीलिए तुमने और शगुन ने ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। आहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, आहान, क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में आहान ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, शुश, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहते हो, अपने बाप नीरज के साथ मिलकर और दादाजी, हाँ दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल आहान के सामने आकर बोले, आहान, ये सब क्या है? आहान उन्हें देखकर बोला, ओह दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। आप शनाया को मौका ज़रूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज़्यादा शौर्य को चाहते हैं, इसीलिए आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। तभी शगुन वहां आकर बोली, आहान, ये हमारे दादाजी हैं।
इस पर अहान बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य के चाचा की ही लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई। मगर शनाया के साथ मैं खड़ा हूं और मेरे रहते हुए कोई भी शनाया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर अहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूं तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वो सभी का ख्याल रखती है, अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज़्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसकी के साथ होता रहा है। अब तक शनाया भी वहां आ चुकी थी। अहान नशे में ज़रूर था, मगर उसने जो भी कहा वो सच था और ये बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य अहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की, अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने अहान को धक्का दिया तो अहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तू कल भी शनाया पैरों के जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। अहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर अहान को सहारा देते हुए उठाया। अहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। किसी को नीचे गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, अहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड हैं और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच बदल नहीं सकता। इसलिए आज के बाद अहान के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोची भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी अहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य। इस पर शौर्य ने कहा, ये अहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। शनाया के पिता ने इसे ज़बरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। यामिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे। शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वे बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए। इधर शनाया अब किसी तरह अहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहां से घर निकल गई। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि अहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज अहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से शनाया के दिल में था। अहान को ले जाकर शनाया ने उसके बेड पर लिटाया तो अहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय शनाया अहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर अहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो शनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही अहान के मुंह से आवाज़ निकली, शनाया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शनाया आई लव यू। सॉरी आज जो भी हुआ, मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से अहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया अहान के बारे में सोचती रही, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब शनाया की आंख लगी। अहान जल्द ही उठ गया था, उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। अहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज़ को सुनकर शनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने अहान 2 कप कॉफ़ी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। शनाया ने घूरकर अहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान ने आवाज़ देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफ़ी तो ले लो। जवाब में शनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूंगी। इतना कहकर शनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी शनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि अहान आटा गूंथने की कोशिश कर रहा है। अहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने शनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। शनाया ने घूरकर उसे देखा तो अहान चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। शनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी। जब उसने अहान के चेहरे की तरफ देखा, उसे देखते ही शनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और वहां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ अहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फ़ोन था। अहान ने फ़ोन उठाकर कहा, अब आपने क्यों फ़ोन किया है।
दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? अहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फ़ोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीरज़ादा हूं, ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर अहान ने फ़ोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो शनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई, और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। शनाया किचन में आकर गुस्से से अहान को देखने लगी। आखिर अब क्या किया है अहान ने? क्या है अहान के सीक्रेट अमीरज़ादा होने की कहानी? क्या प्लान है शौर्य का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। एक 5 अनचाहा एक्सीडेंट, सीक्रेट अमीरज़ादा, एपिसोड 5। अनचाहा एक्सीडेंट। शनाया अहान को खड़ी घूरे जा रही थी और जब अहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने एक कागज़ रख दिया जो उसे अलमारी से मिला था। उसे अहान ने ही रखा था, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। अहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी शनाया ने रूखे स्वर में कहा, इट्स ऑफ, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए अब बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में अहान ने हाँ में सर हिलाया। किचन से निकलने के बाद अहान भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी अहान ने शनाया की तरफ उसका सनग्लास बढ़ाते हुए कहा, यह आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। शनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उसे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर अहान ने बाइक स्टार्ट की, दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी शनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो अहान ने पलट कर देखा। शनाया ने कार वापस उसकी जगह लगाई और अहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। अहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने अहान के कंधे पर हाथ रखा तो अहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। अहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और शनाया ने अपनी जीन्स के ऊपर सफ़ेद रंग का टॉप डाला हुआ था जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी शनाया ने कहा, अब आप चलेंगे या फिर किसी और का इंतज़ार है? अहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्द ही वे दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। शनाया ने देखा कि उसकी मां यामिनी जी का फ़ोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही शनाया की हालत ख़राब हो गई। अहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया ने फ़ोन काट कर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। शनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अहान की भी हालत ख़राब हो गई क्योंकि एक वही तो थे उसकी ज़िंदगी में जिन्होंने अहान पर हमेशा ही विश्वास किया था, उन्हें अहान बहुत प्यार करता था। जल्दबाजी में ही वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। शनाया के पिता ICU में जा चुके थे और यामिनी जी वहीं बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। उन्होंने शनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा शनाया, वो तुम्हारे पापा, उन्हें ICU में रखा गया है। तभी शनाया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक अहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है, फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख रहे हैं। फिलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए। अहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अभी भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत अहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए अहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब आप माँ को घर लेकर निकल जाइए। शनाया, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ, जैसा भी होगा मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। इस पर शनाया ने कहा, मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी अहान बीच में ही शनाया की बात काट कर बोला, देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है, उनके मेरे ऊपर जो एहसान है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, वो मेरे लिए भगवान के समान हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर अहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर अहान एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ही ऐसा क्या हो गया?
जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी ही नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर अहान ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतज़ार है डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा, ओक फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही अहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा, जो अहान की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही अहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे शनाया इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर की ये सब अपने आप हो गया? उसकी बात सुनकर अहान की आंखें सिकुड़ गई। तभी विक्रम ने आगे कहा, ये एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर ही कराया गया है। ये सुनकर अहान को झटका सा लगा। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल अहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस पर विक्रम ने कहा, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकता है, फिर ये तो एक मामूली एक्सीडेंट है। अहान ने गुस्से में कहा, यह आपने सही नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम फिर से बोला, बस 15 लाख तो है इसकी कीमत और मैं ये चुकाने के लिए तैयार हूं, बस आपको अब रायजादा ग्रुप को अपनाना होगा। इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। इस पर अहान ने कहा, ये रुपये तो तुम्हें भरने ही होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। जवाब में विक्रम ने कहा, अगर मैं पैसे न भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास शनाया है। लेकिन सोचो, अगर शनाया को पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा रायज़ादा खानदान से ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो कभी आपको माफ़ करेगी? मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अहान विक्रम के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और अहान को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। तभी विक्रम ने आगे कहा, और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते हैं, ये सब यही नहीं रुकने वाला, शनाया भी है। शनाया का नाम सुनते ही अहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, औक औक, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ है। अहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से अहान को शनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफ़िन था। विक्रम उसे देखते ही वहां से चला गया। अहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर शनाया ने अहान की तरफ टिफ़िन बढ़ाते हुए कहा, मैं ये खाना पापा के लिए बना कर लाई थी, सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी, फिलहाल इसे आपको खाना होगा। अहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफ़िन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो अहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी और ये बात शनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना अहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहती थी। ये सोचकर अहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को इक्यू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और शनाया उन्हीं के पास थी। इधर अहान ने टिफ़िन खत्म किया ही था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अहान जीजू प्लीज़ मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अहान ने पूछा, ये क्या नया नाटक है शगुन? इस पर शगुन ने रोते हुए कहा, जीजू देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा, इसीलिए आपको कॉल किया, आप जल्दी। शगुन ने इतना कहा था कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फ़ोन पर अहान उसकी चीख और कुछ गुंडों की आवाज़ साफ सुन पा रहा था। आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती, कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी शगुन की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन के रोने की आवाज़ और गुंडों के हंसने की आवाज़ अहान के कानों में साफ पड़ रही थी। अहान दौड़ते हुए शनाया के पास पहुंचा और बोला, शनाया मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बस कुछ देर में आता हूं। शनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा मगर अहान वहां से जा चुका था। जैसे ही अहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से अहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा लिया। अहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहां दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े अहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या होने वाला है अहान के साथ? क्या है शौर्य और शगुन की साजिश? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।